हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्लानिंग प्रोसेस बेसिकली। ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस का मतलब है कि किस तरीके से प्लानिंग की जानी चाहिए और की जाती है। ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग प्लानिंग बात कर रहे हैं ये मैनेजरियल टूल्स हैं जो कि मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद करते हैं। ठीक है। जैसे उस दिन मैंने एक एग्जांपल दिया था प्लानिंग का कि आग को कहीं आग लगी हो तो कैसे उसको बुझाया जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग कैसे प्लानिंग करते हैं, या हमारे दिमाग में कैसे फ्रीक्वेंटली आइडियाज़ आते हैं बहुत तेज़ी से, या अगर दूसरी भाषा में कहें तो कि कहीं पे भी हमें प्रॉब्लम दिखती है तो किस तरीके से उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं तुरंत। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस। सो प्लानिंग तो हमने जहाँ हम समझ गए कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग इज एन प्रोसेस टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, सोल्यूशन ऑफ एनी इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो किसी भी तरह का तरीके की समस्या का समाधान अगर हम ढूंढते हैं विद आवर ब्रेन, विद आवर ओन इंटेलेक्चुअल टूल्स, तो उसे हम प्लानिंग बोलते हैं। बेसिकली मैंने पहले भी बताया था प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया है। ठीक। तो प्लानिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए और कैसे होती है, किस तरीके गुड से मॉर्निंग सर। किसी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, तो बेसिकली हम वो चीज़ आज देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें गेस करने से पहले ये बात याद सर रखें, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। यहाँ पर ये चीज़ें याद रखेंगे कि प्लानिंग प्रोसेस जो है, सीखने के लिए हमें पहले ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सर वॉइस नहीं आ रही है। बेटा आ रही है, आप अपना ऑडियो म्यूट करिए पहले। सो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो पहला जो स्टेप होता है वो ये है, नंबर वन। ठीक है। सेट गोल्स, ये दूसरा है, और इसी तरीके से बढ़ते क्रम में तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा और छठवा। ये बेसिक हैं। आप चाहे तो इससे भी सीख सकते हैं और आगे अभी हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। तो बेसिकली डायग्राम देखोगे तो डायग्राम जो है वो सर्कुलर फ्लो में बना हुआ है। सर्कुलर फ्लो में मतलब कि किस तरीके से प्लानिंग प्रोसेस एक साइकिल के तरीके से काम करता है। ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर कहीं भी प्लान करना है तो हमें वहाँ पे गोल सेट करने पड़ेंगे कि आखिर हम प्लानिंग कर क्यों रहे हैं। ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले हमारा गोल ये फिक्स होना चाहिए कि हम प्लानिंग कर क्यों रहे हैं। सो प्लानिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है गोल सेट करना। ठीक है। तो अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे है। तो यहाँ पे देखो, जैसे पहले दिया है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज सचिंग सेटिंग ऑब्जेक्टिव? सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज सेटिंग गोल्स। ठीक है। यानी कि डिसाइड गोल्स, कि क्या गोल्स हैं आपके। ठीक। और सर इसमें स्क्रीन नहीं दिख रही है। so basically deciding goals is known as setting objective. ठीक। so this is the primary step in the process of planning which specify the objective of an organization, what an organization wants to achieve। यानी इस स्टेप में हम लोगों को ये पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है फाइनली। ठीक है। अचीव मतलब देखो, मैंने पहले भी बताया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसका जो फाइनल गोल होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है। प्रॉफिट कमाना जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल होता है फाइनल। ठीक। मगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरीके से वर्क करेगा कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना है तो फिर उसकी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। ठीक है। तो हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करने के चलना पड़ेगा। जैसे अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर आप कितनी भी मेहनत करेंगे, कहीं पे भी पढ़ाई करें, कितने भी घंटे पढ़ाई करें, तो आप कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका अपना कोई गोल या ऑब्जेक्टिव डिसाइड ना हो। ठीक। तो प्लानिंग प्रोसेस शुरू होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो लिया हुआ है। ठीक है। गौर से देखोगे तो
यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज अ मोबाइल फोन कंपनी सेट्स द ऑब्जेक्टिव टू सेल 2 लाख यूनिट्स नेक्स्ट ईयर विच इज़ डबल द करंट सेल। अब जैसे यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव दिया है ये किसी कंपनी का दिया है कि एक मोबाइल कंपनी है जो कि एक ऑब्जेक्टिव सेट करती है, ऑब्जेक्टिव मतलब एक गोल डिसाइड करती है कि हम अगली साल 2 लाख फ़ोन बेचेंगे, जो कि इस साल बेचे गए फ़ोन से डबल है। ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव देखो नए ऑर्गेनाइजेशन में भी सेट करना पड़ता है, पुराने ऑर्गेनाइजेशन में भी सेट करना पड़ता है। ठीक है, कहीं भी एक बार ये नहीं कि एक बार ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, पूरा कर लिए तो काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो है ये आपको रोज़ सेट करना पड़ता है, डेली। जैसे आप सुबह उठते हो तो आप दिन भर की प्लानिंग करते होगे ना, जैसे बहुत कम ही लोग करते होंगे मुझे पता है, पर कुछ बच्चे होंगे जो दिन भर की प्लानिंग करते होंगे कि आज मैं दिन भर में ये चीज़ें करूँगा। जैसे फिर भी मान लो तुम ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करते होगे तो तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव हमेशा फिक्स है कि 11 बजे से ऑनलाइन क्लास लेनी है, 1 बजे तक क्लास चलेगी, उसके बाद कोई काम रहेगा तो काम करोगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको खुद सेट करना पड़ेगा। देखो ऑब्जेक्टिव कोई सेट करके आपको नहीं दे सकता, अगर हम आपको ज़बरदस्ती ऑब्जेक्टिव सेट करके देंगे तो उससे आपका काम नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑब्जेक्टिव खुद सेट करना पड़ता है। अब जैसे अगर आप मान लो आपने कोई कंपनी खोली और आप ये सोचोगे कि जैसे मेरा प्रतिस्पर्धा में कोई कंपनी आपके है, कॉम्पिटिटर है, वो जिस तरीके से काम कर रहा है हम भी उसी तरीके से काम करेंगे, तो इस तरीके से काम नहीं होता। अब जैसे तुम एग्जाम्पल देखोगे तो पेप्सी और कोका कोला दो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, पेप्सी का सिर्फ पेप्सी नहीं आता, पेप्सी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और वैसे ही कोका कोला के भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। अगर तुम मोबाइल कंपनी में आ जाओ तो मोबाइल कंपनी में जैसे एक तुम्हारा है शाओमी, रियलमी, सॉरी शाओमी मतलब एमआई वाला। ठीक है, जैसे हम एमआई का फ़ोन बोलते हैं, एक एमआई है, ठीक, और दूसरा आपका है वीवो या ओप्पो, इस तरीके से। तो अभी आप अगर ढंग से पढ़ोगे तो वीवो और ओप्पो के ही प्रोडक्ट्स बहुत सारे मार्केट में अलग अलग नाम से, जैसे जो रियलमी कंपनी है ये तुम्हारी ओप्पो के ही वो वर्जन में आती है। ठीक है, शाओमी के अपने अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो ये लोग अपना ऑब्जेक्टिव सेट करके चलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब कि हमें कितनी सेल करनी है, मार्केट में कितना प्रचार करना है। और देखो ऑब्जेक्टिव किसी एक फील्ड के लिए फिक्स नहीं है कि सिर्फ बेचने के लिए ही या सिर्फ कंपनी चलाने। ऑब्जेक्टिव डेली लाइफ में भी हर बंदे को करना पड़ता है सेट। कोई भी बंदा बिना ऑब्जेक्टिव के सेट किए आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे मान अभी हम आज की बात करते हैं, मान लो तुम्हें आज पूरा दिन, अपना पूरा दिन अच्छा बनाना, ये तुम्हारी प्लानिंग हो गई। तो ये प्लानिंग सक्सेसफुल करने के लिए तुम्हें प्लानिंग प्रोसेस बनाना पड़ेगा। अब तुम्हें पूरे दिन खुश रहना है तो इसके लिए तुम क्या क्या करोगे, ये तुम अपने दिमाग में सोचोगे, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। ठीक है, कि हम सुबह उठेंगे, क्लास करेंगे, उसके बाद मूवी देख लेंगे मोबाइल में, उसके बाद यूट्यूब देख लेंगे, उसके बाद गाना सुन लेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे खाना खा के। तो ये एक ऑब्जेक्टिव नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है जो किसी भी इंडिविजुअल का हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो इस तरीके से नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन देखो, जो हम लोग यहाँ पे प्लानिंग पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजर के रेस्पेक्ट में, कि मैनेजर की प्लानिंग कैसे होती है। जो कोई मैनेजर होता है तो वो प्लानिंग कैसे बनाएगा। जैसे मान लो कोई बैंक मैनेजर है तो वो भी अपना ऑब्जेक्टिव सेट करता होगा, सुबह आता होगा 9 बजे तो वो ऑब्जेक्टिव सेट करता होगा कि आज पूरे दिन ये काम निपटाना है, इतना इतना काम करना है, इतने इतने अकाउंट खोलने हैं, इतने इतने लोगों को पैसा देना है, चेक क्लियर करना है, ये सारा काम। सो ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करने का, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर कोई मीनिंग पूछता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव का तो यही है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, क्या पाना चाहता है, यही उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, सो प्लानिंग प्रोसेस बिगिंस विद द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। Objectives are end results which the management wants to achieve by its operations। ठीक है, ये सारी बातें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैंने बताया कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि किसी मोबाइल कंपनी ने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमें अगली साल इतना इतना फ़ोन बेचना है। ठीक, अब देखो जैसा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा फिर उसी हिसाब से आगे के प्रोसेस होंगे। टोटल 7 प्रोसेस हैं, तो मतलब टोटल 7 स्टेप्स हैं, टोटल 7 सीढ़ियाँ हैं प्लानिंग बनाने की। और ये मैं बता दूं कि जैसे अब आप कहोगे कि सर प्लानिंग तो हम ऐसे ही बना सकते हैं दिमाग में, अपना दिमाग आंख बंद करेंगे और प्लान बना लेंगे। अब मगर ये चीज़ें तब तक सही हैं जब तक आप अपने लिए पर्सनली कोई प्लान कर रहे हो। ठीक है, मान लो
कल को तुम्हें, अभी मान लो तुम्हारी जॉब नहीं है, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, कुछ समय बाद तुम्हें जॉब मिलेगी, तो तुम्हें भी अपने लाइफ को लेके प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि यार मुझे इतना ये सामान खरीदना है। मान लो यहाँ कोई बच्चा होगा जिसका ड्रीम होगा कि सर मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, एक घर खरीदूंगा, और एक जो है ये चीज़ें, मोबाइल खरीदूंगा ये वाली, और ये वाला टैबलेट लूंगा, फ़ोन लूंगा। तो ये मान लो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव है, तो इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए उसी हिसाब से तो काम करोगे। अब मान लो घर खरीदना है, तो घर तो ऐसा है नहीं कि सुबह उठे और घर खरीद लिया, उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहीं से आएगा, सीधी बात है। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव कोई घर खरीदना है, या तुम कहो कि सर हम 1 साल के अंदर घर खरीदेंगे, तो 1 साल के अंदर उतना पैसा भी तो होना चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, ये हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को, जैसे अब हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया कि हमें घर खरीदना है अगली साल, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, तो अब उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें पैसा कमाना होगा। तो इसीलिए जैसे जो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा बनेगा उसी के आगे दूसरे काम होंगे। जैसे दूसरा स्टेप क्या है प्लानिंग प्रोसेस में, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। ठीक है, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। प्लानिंग प्रेमिसेस का मतलब प्लान्स को देखना कि वो कितने इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, इवेंट्स को, इवेंट्स जो है फॉर्म करना कह सकते हो, या पॉलिसी फॉर्मेशन जिसे कहते हैं। ठीक, सो प्लानिंग इज एसेंशियली फोकस्ड ऑन द फ्यूचर एंड देयर आर सर्टेन इवेंट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू affect the policy formation. Such events are external in nature and affect the planning adversely if ignored. Their understanding and fair assessments are necessary for effective planning. Such events are the assumptions on the basis of which plans are drawn and are known as planning premises. अब देखो मतलब क्या है, बोल्ड पे ध्यान देना। मान लो यहाँ किसी बच्चे ने तय कर लिया कि सर हमें ये वाली बिल्डिंग खरीदनी है अगली साल। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है मान लो, या घर है। अब इस बंदे ने डिसाइड कर लिया कि हमें घर खरीदना है। ठीक है, तो अभी घर खरीदने के लिए मान लो ये घर जो है, ये घर जो है ये है तुम्हारा 10 लाख का, मान लो ऐसे। ठीक है, बहुत सस्ता है। अभी 10 लाख का घर खरीदना है तो सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। तो 10 लाख का घर खरीदना है तो क्या होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब मान लो इसकी जो सैलरी है, अब 1 साल में ही लेना है, मतलब 1 ईयर में 10 लाख रुपए इसको इकट्ठे करने हैं। ठीक है, अब इसकी सैलरी जो है मान लो वो है 2 लाख रुपए 1 महीने की, ये इसकी सैलरी है। ठीक, पर मंथ। ठीक है, तो 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, तो इसकी साल भर की सैलरी कितनी हुई, 12 दूनी 24 लाख। तो सही पूछो तो ये घर खरीद सकता है 10 लाख का आराम से। मगर क्या 24 लाख में से इसके खर्चे नहीं होंगे? भाई जाहिर सी बात है, ये जहाँ रहता होगा इसकी जैसी लाइफ स्टाइल होगी, घर के खर्चे होंगे, खाने पीने के खर्चे होंगे, तो वो भी खर्चा होगा। तो मान लो वो सब हम लोग मिला के रख लेते हैं कि ये बंदा जो है टोटल 14 लाख रुपए खर्च कर देता है, और तब भी 10 लाख रुपए बच गया। तो अब हमें लगेगा अरे सर ये तो घर खरीद लेगा, है ना, ये घर ये खरीद सकता है, 10 लाख रुपए बच ही रहे हैं, 14 लाख 24 में से खर्च किया, 10 लाख तब भी बच रहा है। मगर बेटा क्या ज़िंदगी हमेशा स्टैंड अप में रहती है क्या? कभी भी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी एक स्मूथ पहिए की तरह चल रही है? ऐसा नहीं होता नो सर। भाई। साल भर में कभी ना कभी ऐसा होगा कि तुम बीमार पड़ोगे, तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी आएगी, त्योहार पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई फंक्शन पड़े, शादी वगैरह हो सकती किसी की। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि जो 10 लाख तुम्हारे बच रहे थे घर खरीदने के लिए, उसमें से 3 से 4 लाख रुपए भी तो निकल सकते हैं अलग खर्चों में। तो ये क्या है, ये जो 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग प्रेमिसेस। मतलब हमें ये चीज़ सोच के रखनी चाहिए कि अगर हमारा प्लानिंग 10 लाख का घर खरीदने का है अगले साल, तो हमें 10 लाख रुपए बचाने हैं। अब वो उस 10 लाख में से नहीं बचाना जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, वो इस 14 लाख में से बचाने हैं। समझ गए? मतलब ये समझो तुम्हारी
डेली बेसिस का। जैसे तुम्हारे घर पे तुम्हारे पिताजी तुमको 1000 रुपये 500 रुपये दे देते हैं कि ये तुम्हें महीना भर चलाना है, मान लो। तो अब 500 रुपये और तुम सोचते हो कि सर मैं साल के अंत में 3000 रुपये का कोई सामान लेना है, मान लो तुम्हें। अब तुम कैलकुलेशन मारोगे, 12 तिहाई होता है 36। अरे वाह सर, मैं बना लूँगा 3600 रुपये, तो मैं 200 रुपये खर्च करूँगा, 300 रुपये बचा लूँगा, 3600 रुपये मेरे पास हो जाएंगे। पर ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास 3600 रुपये बचे ही, हो सकता है कहीं खर्चा हो जाए, कहीं पे इमरजेंसी पड़ जाए, कहीं तुम पार्टी कर लो, तुम्हारे दोस्त यारों की पार्टी में खर्चा हो जाए। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो एक्सटर्नल खर्चे होते हैं, तो हमें पता ही नहीं होते हैं। कुछ ऐसी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, एक्सटर्नल चीज़ें मतलब कहीं पे भी हो सकती हैं। जैसे जैसे वो मोबाइल कंपनी थी। अब तुम्हें मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल कंपनी ने मान लो यहाँ पे प्लान किया कि हम अगली साल 2 लाख यूनिट बेच देंगे। तो 2 लाख यूनिट उनको बनाना भी तो पड़ेगा, मैन्युफैक्चर भी तो करना पड़ेगा। बनाएंगे नहीं कंपनी में तो बेचेंगे कहाँ। अब लॉकडाउन लग गया 6 महीने का, लॉकडाउन लग गया तो भैया 2 लाख सामान तो बिकेगा ही नहीं। तो अब क्या करोगे? अब तुमने ऑब्जेक्टिव तो सेट किया था कि हम 2 लाख सामान बेचेंगे। तो अब देखो, जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारी कंपनियों के ऑब्जेक्टिव खराब हो गए होंगे, मगर ऐसा नहीं है कि उनके ऑब्जेक्टिव फेल हो गए, नहीं। जिस कंपनी ने ये प्लानिंग करके रखी होगी पहले से कि 6 महीने की बंदी हो सकती है या 6 महीने का इकोनॉमिक डाउन हो सकता है, उनकी कंपनियों को कोई नुकसान नहीं होगा। और जो कंपनियां ये चीज़ें सोच के नहीं रखती हैं पहले, भाई देखो कोई भी बड़ी कंपनी चलाता है वो चीज़ अपने दिमाग में बैठा के चलता है कि मान लो ऐसा हो गया, कहीं वॉर हो गई, युद्ध हो गया, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, मान लो ऐसा हुआ, तो 6-7 महीने का स्टॉक वो हमेशा रखते हैं इसीलिए अपने साथ। ये चीज़ें हमेशा याद रखो। ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसी को हम लोग कहते हैं प्लानिंग प्रेमिसेस। अब जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल वही चीज़ है। द मोबाइल फ़ोन company has set the objective of 2 lakhs unit sale on the basis of forecast done on the premises of favorable government policy towards digitization of transaction। मतलब इन्होंने, मोबाइल कंपनी ने 2 लाख यूनिट किस बेसिस पे सेट किया था कि गवर्नमेंट आने वाले समय में सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर देगी। अब अगर तुम गौर करोगे तो इस लॉकडाउन में भी मोबाइल कंपनियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भले ही मोबाइल कंपनियों की दुकानें बंद थी, ऑनलाइन डिलीवरी चल रही थी, जब मोबाइल कंपनी, अब मोबाइल का उपयोग बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी, सारा काम, बहुत सारा काम घर बैठे होने लगा। तो पर्टिकुलर लॉकडाउन में अगर कोई ये कहे कि नहीं सर लैपटॉप मोबाइल कंपनियों को नुकसान हुआ है, तो बिल्कुल नहीं हुआ है। लैपटॉप, मोबाइल कंपनियां, इन सबको बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि लोगों को ज़रूरत पड़ी है। और इतना फ़ायदा हुआ है कि अभी मार्केट में तुम जाओगे तो हो सकता है तुम्हें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप ये मिले ही ना। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ प्लानिंग से। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग। ये प्लानिंग होता है। तुम लोग ये चीज़ देखते होगे, जो बच्चे ऑनलाइन सामान खरीदते होंगे सेल वेल में, तो तुम लोग ये चीज़ देखते होगे कि नया मोबाइल आता है 2 मिनट में बिक जाता है, 1 मिनट में बिक जाता है ना? 2 मिनट, यस 1 मिनट में बिक जाता है। तो तुम लोग, यस सर। तुम्हें लगता होगा अरे यार इतनी बढ़िया मोबाइल है, इतनी अच्छी मोबाइल है कि 2 मिनट में बिक गई। ऐसा नहीं होता है, ये प्लानिंग होती है। प्लानिंग क्या होती है? अगर अब तुम सोचो, जब कोई सामान तुमको नहीं मिलता है तो तुम्हें वही सामान चाहिए होता है, उसी सामान को पाने की हमें ज़्यादा ललक होती है जो हमें मिलते हुए रह जाता है। समझ में आया? जैसे तुम रेस में दौड़ रहे हो और रेस में दौड़ते दौड़ते तुम फोर्थ आ जाओ, तो सबसे बुरा लगता है कि चलो थर्ड आ गए होते तो एक ठो कुछ मिल ही जाता, हमें मेडल ही मिल जाता। तो ये सारी चीज़ें कंपनियां यूज़ करती हैं, तरीका कंपनियां यूज़ करती हैं। वो क्या करती हैं? ऑनलाइन सेल निकालती हैं। अब दुकान पे लगा देंगी तो दुकान पे तो तुम्हें मिल ही जाएगा सामान, मगर वो क्या कर रही हैं? वो ऑनलाइन पहले सामान उतार रही हैं मोबाइल को। ऑनलाइन आता है तो तुम्हें लगता है अरे वाह नया मोबाइल, बहुत बढ़िया। उसके बाद जब तुम जैसे ही खोलते हो लेने के लिए, तुम्हें दिखता क्या है कि मोबाइल आया और तुरंत बिक गया। तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात क्लिक होती होगी कि अरे यार बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत अच्छा मोबाइल है, इसका मतलब कि जो अगर तुरंत बिक जा रहा है 1 मिनट में, इसका मतलब बहुत अच्छा मोबाइल होगा। बहुत अच्छा ना होता तो इतने लोग खरीदते क्यों इसको? सर मेरे पर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। बेटा तुम्हारा नेट वीक है, अपना नेट सही करो, नेटवर्क में जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। ठीक, तो ये तरीके होते हैं प्लानिंग्स करने के। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो क्या है कि
मैं उसी मोबाइल कंपनी का एग्जांपल लूँगा कि अब उन्होंने देखो पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया 2 लाख यूनिट बेचने का। उसके बाद प्लानिंग प्रेमिसेस बना लेंगे। प्लानिंग प्रेमिसेस मतलब कि क्या क्या हमारा मार्केट में एडवांटेज हो सकता है और क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। मतलब अगर हम मोबाइल बनाते हैं 2 लाख यूनिट, तो हम जब मार्केट में उतरेंगे 2 लाख यूनिट लेके, तो हमको कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलेगा और क्या क्या चीज़ें हमको नुकसान पहुँचा सकती हैं। ये सेकंड वाले पॉइंट में पढ़ना था हमको। सेकंड वाला पॉइंट क्या था? डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। हमें पूरे डिसएडवांटेज और एडवांटेज लेके चलने होते हैं कि क्या क्या फैक्टर हमको नुकसान कर सकते हैं और क्या क्या फैक्टर हमको फ़ायदा कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड करनी होती हैं। थर्ड में आओ। थर्ड में होता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब जैसे देखो, वंस ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, एजम्पशंस आर मेड। मतलब पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, फिर प्लानिंग प्रेमिसेस में हमने अजम्पशंस बना लिए कि क्या क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेप होता है उसके ऊपर एक्शन लेने का। ठीक है, अब एक्शन लेने के कई सारे वे हो सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि आग बुझानी है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आएगा आग बुझाना है। भाई आग बुझाना इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, आवर गोल। प्लानिंग प्रेमिसेस बनाओगे कि यार उससे करेंगे तो ये हो सकता है, मिट्टी डालेंगे तो ये हो सकता है, तेल है तो पानी डालेंगे तेल फैल जाएगा। ये प्लानिंग प्रेमिसेस है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि जब तुम को एक्शन लोगे, मतलब अब जैसे आग लगी है तो तुम पानी उठा के लाओगे और डालोगे, देखोगे पानी से आग बुझी कि नहीं बुझी। नहीं बुझी है तो फिर दूसरी चीज़ लेके आओगे, नहीं उससे भी नहीं बुझी तीसरी चीज़ लेके आओगे। दिस इज कोर्स ऑफ एक्शन। कितनी बार तुम एक्शन ले रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे जो हम लोग मोबाइल कंपनी का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, 2 लाख यूनिट सेट करने के लिए बेचा। ठीक है, कैसे बेचेगा उसने डिसाइड कर लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब इसमें बताया है यहाँ पे इवेल्युएटिंग, मतलब यहाँ पे देखो, द मोबाइल कंपनी हैज़ मैनी अल्टरनेटिव्स लाइक रिड्यूसिंग प्राइस, इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, आफ्टर सेल सर्विस एट्सेट्रा। ये तरीका है, दिस इज अ कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे अब कोई भी मोबाइल उतरती है मार्केट में, तो उनका कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होता है। आजकल कोर्स ऑफ एक्शन क्या चल रहा है कि सेल में उतार दो, 17,000 का मोबाइल है 14,000 में बेचेंगे, जबकि वो रहता 14,000 का ही है। वो हमको ऐसे दिखाया जाता है कि हमें लगे कि हमें सस्ते में मिल रहा है ऑनलाइन। और सच पूछो तो उस मोबाइल की जो कॉस्टिंग होती है बहुत कम होती है। भाई कंपनी तो अपना फ़ायदा लेगी। तो जब ऑनलाइन मोबाइल उतरते हैं, तो वो इसीलिए इस तरीके से, तुम लोग ऑनलाइन जब सेल देखते होगे ना, तो इसीलिए इस तरीके से शो करता है कि पहले दिखा देगा कि रिड्यूसिंग प्राइस, मतलब दिखा देगा कि प्राइस कम है। 18,000 का मोबाइल है तो उसके नीचे कट कुट बना रहेगा, ऊपर लिखा रहता है 10,000 रुपये। अब एक चीज़ बहुत, अगर आप लोग जानते होगे तो बहुत, ये सेल वगैरह जो है, सेल वगैरह में क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, यही तो इस्तेमाल की जाती है। अब वहाँ क्या किया जाता है, इस तरीके से चीज़ें को कवर किया जाता है। जैसे मान लो आप कपड़े की दुकान पे गए, नॉर्मल की बात बता रहा हूँ, आप कपड़े की दुकान पे गए, कपड़े की दुकान पे मान लो एक, मान लो टी शर्ट था। ठीक है, तो अभी टी शर्ट मान लो, ऐसे मान लो टी शर्ट है, ठीक है, मान लो खाली। तो अभी यहाँ पे प्राइस टैग लिखा हुआ था, प्राइस टैग लिखा था 1199। ठीक है, अब ये दिखने में कितना महंगा लग रहा होगा एक तरीके से। ठीक, और सेल में क्या किया जाता है, इसको ऐसे काट दिया जाता है और नीचे लिख दिया जाता है 999। तो हमको लगता अरे यार कितना ज़्यादा ऑफ मिल गया, भगवान मैं तो बहुत अमीर हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें बच रहा है मेरा। मगर सही देखोगे तो कितना पैसा बच रहा है, 200 रुपये बचा लिए तुम, है ना। 200 रुपये तो बचा, 200 रुपये बचाए ना तुमने इसमें। यस सर। और तुम ये दो यस सौ सर। रुपये बचाने के लिए घर से, तुम 200 रुपये बचाने के लिए घर से 500 रुपये का तेल फूंक के चले जाओगे, मॉल चले जाओगे खरीदने 200 रुपये बचाने के लिए। कि अरे यार मुझे तो कितना फ़ायदा हो रहा है, 200 रुपये मेरे बच गए, वाह। ये चीज़ें खेली जाती हैं दिमाग से कस्टमर के। और ये खेलता कौन है पता है, ये खेलते हैं मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे मैनेजर्स ही, जो ये पढ़ के आते हैं कि कैसे खेला जाता है। जब अभी मतलब, अभी तो तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, जब सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में एडवर्टाइजिंग वगैरह पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कैसे प्रचार बनाया जाता है। कि हम प्रचार देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम खरीद ही लें जाके इसको, इस तरीके से उसको सेट किया जाता है, उस तरीके से उसको फेमस किया जाता है। क्या क्या वेज होते हैं,
ये प्लानिंग ही है, प्लानिंग का ही काम होता है, याद रखना। प्रचार प्रसार करना और ये सारी चीज़ें जो हम लोग पर देखते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग। ठीक है। प्रमोशन कैसे किया जाता है, प्रमोशन मतलब यही प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा, प्लानिंग कैसे की जाएगी, एडवर्टाइजिंग कैसे की जाएगी। तो ये तरीके हम लोग प्लानिंग में ही इंक्लूड करते हैं। ठीक। तो तीसरा हो गया कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है। चौथा है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इवेल्युएटिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन करना कि हम कितना सक्सेसफुल हुए। जैसे अब आप लोग देखते होंगे मोबाइल कंपनियां क्या करती हैं, पहले मोबाइल उतारेंगी, 18,000 की मोबाइल रहेगी, उसको काट के दिख देते हैं 14,000 रुपये। ठीक है। कुछ दिन देखते हैं और 3-4 बार सेल निकालते हैं, ताकि आपको लगे कि अरे यार बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है, अब हमको भी यही मोबाइल चाहिए। बस नया मोबाइल है, बहुत अच्छा मोबाइल है। 3-4 बार वो लोग सेल निकालेंगे और चेक करते हैं कि हम कितना सक्सेसफुल हैं। जब वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो आप देखोगे वो मोबाइल सेल पे आता रहता है, 2-3 महीने आएगा, और आपको लगेगा करे बाप रे मिल ही नहीं रहा है मोबाइल। तब आप मार्केट में ब्लैक में खरीद के लाओगे वो मोबाइल। ये तरीका होता है। और अगर वही मोबाइल पहली सेल में ही फ्लॉप हो जाए, पहली सेल में कोई खरीदे ही ना, मैं बेट लगा रहा हूँ दूसरी सेल में वो आपको आराम से मिल जाएगा और सस्ते में मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता हो जाता है कंपनी को कि हमारा जो ये फंडा था वो फेल हो गया है। ठीक है। तो ये कहाँ से पता चलता है, वो यहीं से पता चलेगा जब आप इवेलुएट करोगे। इवेलुएट का मतलब उसका रिजल्ट देखोगे कि वो हमारा जो एक्शन था, कोर्स ऑफ एक्शन था, वो कितना सक्सेसफुल है। जैसे मान लो आप एक छोटी सी कोचिंग खोलते हो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एक कोचिंग खोलते हो। तो कोचिंग खोलोगे तो पहले अपने आसपास वालों को बताओगे भैया हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, और हम जो है इतने सस्ते में पढ़ा देंगे, पूरा ये पढ़ा देंगे, वो पढ़ा देंगे, दुनिया भर की चीज़ें। दिस इज टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, दिस इज अ टाइप ऑफ प्रमोशन। फिर देखोगे जब बच्चा आना शुरू हो गया, तो आप क्या करोगे, आप पहले धीरे 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 सीटें भर लोगे। जियो वालों ने क्या किया, जियो कंपनी ने क्या किया है, यही तो किया है। पहले सबको फ्री में मोबाइल बांट दिया, फिर सिम बांट दिया, कलो सिम ही बांट दिया। पहले पहले सबको फ्री में सिम बांट दिया। जब सब उसके आदी हो गए, सबको आदत पड़ गई, पता चल गया कि अब तो हमारे बिना तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा, तो क्या किया, पहले पहले 49 का प्लान लाया, फिर 99 रुपये का प्लान लाया, फिर 149 का लाया, फिर 199 का लाया, फिर 399, 499। और अब तो अगर आपको सही सही नेट चलाना है रोज का 1.5 GB पूरे महीने, तो कम से कम 199 रुपये आपको देना पड़ेगा। और यही चीज़ पहले फ्री में मिल रही थी सबको। तो जियो ने ये चीज़ कैसे की है, फ्री में पहले आपको आदत डलवा दी कि भैया आदत बनाओ। ये प्लानिंग से ही तो हुआ होगा, ऐसे तो हुआ नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि जियो वाले खैरात बांटने निकले थे? नहीं, इतना पैसा खर्च किया होगा, अरबों करोड़ों रुपए टेक्नोलॉजी में, वसूलेंगे तो हम ही से, और अब वसूल रहे हैं, है ना। तो ये तरीका होता है, ये प्लानिंग से किया होगा। और ऐसी छोटी मोटी प्लानिंग नहीं, सोचो इसमें कितनी बड़ी प्लानिंग होगी कि पूरे देश में सिम फ्री में बांट दो, उसके बाद लोगों को आदी बना दो 1 GB रोज डेटा खाने का, उसके बाद हम इंटरनेट को वो करेंगे, चार्ज करेंगे, कॉलिंग को चार्ज करेंगे। एक टाइम था, अगर किसी को याद होगा, 2014-13 तक, तो तब हम लोगों को 1 GB डेटा के लिए कम से कम 300 रुपये खर्च करना पड़ता था, महीने भर चलाना पड़ता था उसको, 1 GB डेटा। और कॉलिंग का तो पैसा कटता था, 1 मिनट का 1 रुपये, 1.5 रुपये, 50 पैसे ऐसे कटता था पैसा। यस सर। याद है ना, दो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। तो सोचो ये तरीका कितना, कितनी अच्छी प्लानिंग रही होगी कि मतलब पूरे देश में सिम बांट दो, सबको फ्री में आदत डलवा दो, उसके बाद। तो अगर कभी गौर करोगे बेटा, तो चाय और कॉफ़ी, और मैं चाय चाय की बात करता हूँ, चाय हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, चाय बाहर का प्रोडक्ट है। चाय जो है ये बाहर का प्रोडक्ट है। मगर हम अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे चाय की खेती इसलिए की, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कुछ जगहों की चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने चौराहे चौराहे पे चाय फ्री में बंटवाई थी, आज से 100 साल पहले। और आज हम लोग चाय के इतनी आदी हो गए कि अगर सुबह उठें चाय ना मिले तो ऐसा लगता है मर जाएंगे दोपहर तक, ये हालत हो जाती है। ये प्लानिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने की। दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग। ठीक है। चलो अभी क्लास खत्म हो रही है, तो 4th पॉइंट तक आप लोग कर लीजिएगा, मैं नोट भेज दे रहा हूँ। 4th पॉइंट तक लिख लेना, बाकी अभी 3-4 पॉइंट और है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो भी किसी को पूछना होगा नेक्स्ट क्लास में वो यस पूछ सर। सकता है। ठीक। ठीक यस है। सर। चलो, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर।